गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग इतिहास विषय से यूपी पीजीटी में जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए वर्ष 2010 के प्रश्नों पर पहुंचे हैं। 3 क्लास कर चुके हैं, आज चौथी क्लास है। इस क्लास में हम लोग करेंगे क्या, एक एक प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे, उनके एथेंटिक उत्तर की तलाश करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से जुड़े हुए नए प्रश्न कौन से क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, उनको देखेंगे ताकि आगामी जो आपकी परीक्षा पीजीटी की हो उसमें वो प्रश्न आए तो आप उसको निश्चित तौर पर सही कर दें। चलो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले वही जो हर बार अनुरोध किया जाता है कि आप लोग गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे इस चैनल का विस्तार हो और इस चैनल द्वारा जो एथेंटिक कंटेंट प्रदान किए जा रहे हैं उसका लाभ सबको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं, जो शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 76 से। और पहला क्वेश्चन है, देखिए, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची जो फर्स्ट है इसमें ए कबीर, बी रैदास, सी सेना, 4 धन्ना है। और सूची सेकंड में किसान, नाई, मोची, जुलाहा, इनके जाति और कर्म के बारे में लिखा गया है। तो आप इसको समझिए, ये कहाँ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न जुड़ा हुआ है भक्ति आंदोलन से। उसमें आपने रामानंद के बारे में पढ़ा होगा। रामानंद के 12 शिष्य थे और ये सभी शिष्य भिन्न भिन्न जातियों से संबंधित थे। वहीं से प्रश्न है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। कबीर, जो कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है, चौथा जुलाहा, ये जुलाहा थे तो यहाँ 4 लिख लीजिए। रैदास, रैदास मोची थे, ये देखिए तीसरा विकल्प में क्या लिखा है, मोची है तो यहाँ 3 लिख लीजिए। सेना क्या थे, नाई थे, नंबर 2 पर क्या है, नाई है। और धन्ना क्या थे, किसान थे, जाट या किसान थे, तो ये नंबर 1 हो गया। तो ऐसा विकल्प है जिसमें 4, 3, 2, 1 है, वह विकल्प इसमें सही होगा। आइए देखिए, ये जो कूट दिए गए हैं इसमें देखिए दूसरा 4, 3, 2, 1 लिखा है, नहीं 4, 3, 2, 1, यही विकल्प इसका सही है। मतलब जो नंबर 2 पर है वही राइट आंसर है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। रामानंद चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने सिद्धांत के आधार पर जाति प्रथा का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया है, किंतु उनका व्यवहारिक जीवन जाति समानता में विश्वास करने का था। रामानंद के 12 प्रसिद्ध शिष्य थे जिनमें कई जातियों के लोग थे। अब इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि अभी वो 4 पूछा है, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं। रविदास या रैदास अभी हम लोगों ने पढ़ा था, चमार लिखा है इसमें, जो मोची थे। कबीर जुलाहा थे। धन्ना जाट या किसान थे। सेना नाई थे। साघना, साघना क्या था, कसाई था। पीपा क्या है, राजपूत है। एक बार आईएएस के क्वेश्चन में इसको साघना, पीपा, सेना इन सबको मिलाने के लिए दिया था। वहां थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बनाते हैं, आपकी पीजीटी में उसकी तुलना में सरल क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए इसमें जो प्रसिद्ध हैं उनके नाम दे दिए गए थे। ये तो आपने देखा। आगे आइए। उस समय स्त्रियों का धार्मिक कार्यों में भाग लेना वर्जित होने के बावजूद रामानंद ने क्या किया था, पद्मावती तथा सुरसीर नामक स्त्रियों को अपनी शिष्या बनाया। अब यहां से जुड़ा हुआ और प्रश्न क्या बन सकता है, वो रामानंद के बारे में बन सकता है। इसलिए रामानंद के बारे में हम लोग मुख्य मुख्य बातें जान ले। रामानंद, इनका जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में, प्रयागराज में हुआ था, जहां पर आपका गैमेट स्टडी सेंटर है। उसी प्रयागराज में एक कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। ये रामानुज के शिष्य थे। इन्होंने विष्णु के स्थान पर
राम की भक्ति प्रारंभ की। एक परीक्षा में पूछा गया है विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति को किसने प्रारंभ किया? रामानंद ने। वास्तव में मध्य युग का धार्मिक आंदोलन रामानंद से प्रारंभ होता है। एक काशी में अस्थायी रूप से बस गए तथा इनकी मृत्यु हुई थी 1411 ईस्वी में। काशी में अस्थायी रूप से बसे थे। रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्त आंदोलन के बीच सेतु का कार्य किया, अर्थात भक्त आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाएं। आपके पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भक्त आंदोलन में दक्षिण से उत्तर की ओर सेतु का काम किसने किया था, पुल का काम किसने किया था? तो रामानंद ने किया था। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, जिससे यह आंदोलन लोकप्रिय हुआ, क्योंकि हिंदी भाषी लोग ज्यादा थे, ज्यादा प्रचलित भाषा थी, इसलिए इनको ज्यादा सफलता मिली। और हिंदी में किसने जो है अपने उपदेश प्रारंभ किए भक्ति आंदोलन में? रामानंद का मुद्दा आता है। इन्होंने एक विरक्त दल का गठन किया, जिसे आज बैरागी के नाम से जाना जाता है, जो बैरागी के नाम से विख्यात है। बैरागी दल की स्थापना किसने की? ये नया प्रश्न बनेगा, तो आपको उत्तर क्या देना होगा? रामानंद ने। अब आइए क्वेश्चन नंबर है 77 है, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध हैं? विकल्प 1 है पुराण, 2 है खुदाई, 3 है संगम साहित्य, 4 है वेद। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ की बात कर रहा है, तो तमिलों का इतिहास सुदूर दक्षिण का इतिहास है। तो सुदूर दक्षिण में प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी का जो काल है, का जो युग है, उसको कहते हैं संगम युग। क्या कहते हैं इसको? संगम युग कहते हैं। इसका नाम संगम क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय पर 3 संगमों का आयोजन हुआ था। 3 संगम का आयोजन हुआ था, 3 संगम आयोजित किए गए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इस पूरे युग का संगम युग पड़ा। यही जो 3 संगमों का आयोजन हुआ था, इनमें साहित्य की रचना हुई, यही तमिल इतिहास को जानने के स्रोत हैं। ये ऐतिहासिक युग में तमिलों के बारे में या तमिल इतिहास के स्रोत क्या है? संगम साहित्य है। अब जब संगम युग का नाम 3 संगमों पड़ा, तो संगम क्या होता है यह भी जानना जरूरी है। संगम संघ होता है, इसे गोष्ठी भी कहा जा सकता है, इसको परिषद भी कहा जा सकता है। इस संघ, गोष्ठी, परिषद किससे संबंधित है? यहां पर तमिल विद्वान और कवि इकट्ठा होते थे, और जो रचनाएं वो करते हुए थे, अब तक जो रचना किए हुए थे, उनको यहाँ प्रस्तुत किया जाता था। जब इस सभा, इस संगम द्वारा उसको अनुमोदित कर दिया जाता था, तब उन रचनाओं का संकलन किया जाता था। कुल 3 संगम हुए हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि तमिलों की जानकारी का स्रोत क्या है? संगम साहित्य है। इसमें देखिए ऑप्शन 3 क्या है? संगम साहित्य लिखा होगा, यही करेक्ट ऑप्शन है। आइए थोड़ा सा इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सुदूर दक्षिण के इतिहास के संदर्भ में सामान्यतः प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी के मध्य के काल को संगम युग कहा जाता है। संगम युग का नामकरण इस समय आयोजित किए गए 3 संगमों के नाम पर किया गया। यह तमिल देश में ऐतिहासिक युग के प्रारंभ का काल था। यह युग सुदूर दक्षिण के आर्यीकरण का, दक्षिण में आर्यीकरण हो रहा था के युग था। तमिल संस्कृत में आर्य संस्कृत का समावेशीकरण का युग था। इस युग के विषय में जानने का प्रमुख स्रोत है संगम साहित्य।
अब संगम का अर्थ है संघ, गोष्ठी या परिषद होता था, जिसमें तमिल कवि व विद्वान एकत्रित होते थे। यही बात हुई थी ना। इस परिषद के समक्ष कवि व विद्वान अपनी कृतियां प्रस्तुत करते थे। परिषद के अनुमोदन के उपरांत जिन कृतियों का संकलन हुआ उसे संगम साहित्य कहा गया। यह साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तमिल भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद 3 संगम जो हुए थे उनसे प्रश्न बनते हैं, वो संगम हुए कहाँ थे और उनकी अध्यक्षता किसने की? स्थान अध्यक्षता पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपके वर्ष 2002 में भी प्रश्न आया है कि तृतीय संगम का आयोजन कहाँ पर हुआ है। और ये जो संगम है, संगम काल में, संगम युग में 3 प्रसिद्ध राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। और ये तीनों संगम जो हुए हैं पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए हैं। कभी ये प्रश्न बने कि जो संगम का आयोजन हुआ था उसके संरक्षक कौन से राजा थे, तो पांड्य थे। ठीक। प्रथम संगम कहां पर हुआ था? मदुरा में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऋषि अगस्त्य ने। ऋषि अगस्त्य को अगस्त्यार कहते हैं। यहाँ की जो रचनाएं हैं बहुत अधिक हुई थी और उसमें से प्राप्त नहीं है रचनाएं ज्यादातर। एक अकट्टियम प्रमुख रूप से उपलब्ध है। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुर, इसी को अलवाई कहते हैं। कहां पर हुआ था? कपाटपुर, इसी को अलवाई कहते हैं। और इसकी जो है अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। बाद में उनके शिष्य तोल्कापियर ने भी किया। और यहाँ की एक प्रसिद्ध रचना है तोल्कापियम। तोल्कापियम जो है तमिल व्याकरण और काव्य की एक प्रमुख रचना है जिसको तोल्कापियर ने किया था। द्वितीय संगम की है। संगम साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। और तृतीय संगम हुआ था मदुरा में, जिसका किसने किया था? नक्कीरर ने। और मणिमेखला इसमें एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो उस संकलन हुआ था तृतीय संगम में। इसको याद करना है तो पहली और तीसरी संगम एक ही स्थान पर हुई थी, मदुरा। और दूसरी कहां पर हुई थी? कपाटपुर अलवाई में। और पहले और दूसरे संगम का अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था और तीसरे का किया है नक्कीरर ने। तो इसको दो पॉइंट कॉमन है। इस कॉमन पॉइंट को समझ करके भी इसको याद किया जा सकता है। पहला तीसरा संगम मदुरा में, पहला और दूसरा का अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने किया था। समझ गए? अब आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? विकल्प 1 है कुल्ली संस्कृति, 2 है वैदिक संस्कृति, 3 है ईरानी संस्कृति, 4 है सुमेरियन संस्कृति। प्राक हड़प्पा के प्रारंभ होने के पहले की संस्कृति के बारे में पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के लिए 2 तरह के मत हैं। एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, एक स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्वदेशी उत्पत्ति को मानते हैं उसमें से 2 प्रमुख इतिहासविद, एक हैं फेयर सर्विस, दूसरे हैं रोमिला थापर। क्या नाम है? फेयर सर्विस, दूसरे कौन है? रोमिला थापर जी हैं। इन लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति स्वदेशी थी और यह प्राक हड़प्पाई ग्रामीण संस्कृतियां थीं। उन्हीं संस्कृतियों के विकास से, प्राक ग्रामीण हड़प्पाई संस्कृतियों के विकास से किसकी उत्पत्ति हुई? हड़प्पा की उत्पत्ति हुई। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि बलूचिस्तान में प्राक हड़प्पाई ग्रामीण संस्कृतियां थीं जिनके नाम थे बलूचिस्तान और दूसरा सिंधु क्षेत्र। 2 क्षेत्रों की बात करते हैं, नाम बताते हैं। अभी 2 क्षेत्रों की बात करते हैं प्राक हड़प्पाई संस्कृतियों के। बलूचिस्तान में बताते हैं नाल है,
नाल है, और आपका है कुल्ली है, राणा घुंडई है, नाल, कुल्ली, राणा घुंडई और क्वेटा, और सिंध क्षेत्र में आमरी और कोटदजी, आमरी और कोटदजी, ये दो संस्कृतियां हैं प्राक हड़प्पाई जो विकसित होकर के संस्कृतिकरण होकर के हड़प्पा सभ्यता में कन्वर्ट हुई। इसमें देखिए कुल्ली दिया है, और यहाँ विकल्प एक में देखिए क्या लिखा है, कुल्ली संस्कृति, तो यही उसका सही उत्तर है। आइए इसको तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। संधव सभ्यता के स्वदेशी उत्पत्ति के समर्थक फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर ने व्यक्त किया है कि इस सभ्यता का जन्म बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, राणा घुंडई, क्वेटा और सिंध क्षेत्र की आमरी, कोटदजी आदि प्राक हड़प्पन ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। यही तो बात अभी की है हम लोगों ने। सिंधु सभ्यता का स्वदेशी उत्पत्ति का जो मत है उसमें बलूची संस्कृतियों से कौन कौन कहता है, फेयर सर्विस, स्टुअर्ट पिगट, जेएफ डेल्स, रोमिला थापर, ये नाम याद रखिए। कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है कौन सा मत है उत्पत्ति का और किसने कहा है। सोथी, राजस्थान के सोथी कल्चर थी प्राक हड़प्पन, उससे जो हड़प्पा हुआ है किसने कहा, अमलानंद घोष ने, आलचिन दंपत्ति ने, धर्मपाल जैसे इतिहासकारों ने। और द्रविड़ संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति को उत्पत्ति हुई, सुनीत कुमार चटर्जी, हिरास और हाल ने कहा। आर्य मत है, आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति की, पुसालकर, के.एन. शास्त्री, टी.एन. रामचंद्रन, M.R. राव और शंकरानंद इस मत के प्रमुख विद्वान हैं। इनके नाम आपको पता रहेंगे, जब वो मिलाने के लिए देगा तो आप आसानी से मिला लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। विकल्प 1 है 9, विकल्प 2 है 13, विकल्प 3 है 15 और विकल्प 4 है 17। तो चलिए हम लोग अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र ना, ये किसकी रचना है, सबको पता है, कौटिल्य की है। कौटिल्य के और भी नाम हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। विष्णुगुप्त हैं, चाणक्य हैं, और कौटिल्य को ही भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को ही। और ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसकी खोज 1909 ईस्वी में डॉक्टर शाम शास्त्री ने की। एक बहुत मौजूद कहानी है, वो कितनी सही है कितना गलत है उसका दावा मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये कहा जाता है कि शाम शास्त्री जब संग्रहालय में गए थे तो उनकी चवन्नी गिर गई थी, गुम हो गई थी, और जब उस चवन्नी खोजने के लिए प्रयास में अर्थशास्त्र को प्राप्त किया। हो सकता है चवन्नी अर्थ से जुड़ा हुआ तो अर्थशास्त्र को जोड़ा गया हो, लेकिन इसकी खोज जो है किसने किया था, डॉक्टर शाम शास्त्री ने किया था 1909 में। और यह जो है ग्रंथ है राज्य व्यवस्था एवं लोक प्रशासन का है। इसमें का विषय क्या है, राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन, प्रशासन है। और इस अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं। अधिकरण कितने हैं, 15 हैं, 180 प्रकरण हैं और 6000 श्लोक हैं। समझ गए। यहां से बहुत से प्रश्न पूछते हैं, जैसे एक प्रश्न है रचना किसने की, कौटिल्य ने,
इनके अन्य नाम क्या हैं? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र की खोज किसने की? डॉक्टर श्याम शास्त्री। यह किस से संबंधित है? अर्थशास्त्र से लगता है कि इकोनॉमिक्स का है, लेकिन ये पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है की पुस्तक है। और इसमें ये जो पूछा गया कितने अधिकरण हैं, कितने प्रकरण हैं और कितने श्लोक हैं, ये आप समझ गए होंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पीजीटी प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो वर्ष 2005 की जो पहली क्लास थी, क्वेश्चन नंबर 24 में इसको विस्तार से समझाया गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 80 नंबर है। राजदूत डायोनीसिस किसके दरबार में आया था? विकल्प 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, 2 है बिंदुसार, 3 है अशोक, 4 है दशरथ। और यह प्रश्न जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मौर्य काल में जो राजदूत आए हैं उनसे प्रश्न लगातार आते ही रहते हैं। तो मौर्य वंश में या मौर्य शासन काल में, मौर्य काल में कुल 3 राजदूत आए हैं, और वो तीनों राजदूत जो है 2 राजाओं के समय आए हैं। एक जो पहले शासक थे, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके समय बहुत प्रसिद्ध राजदूत है, वो भारत में पहला राजदूत है। जो किसी देश ने भारत में पहला राजदूत भेजा वह है, वो कौन है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मेगस्थनीज। ये कहाँ से आया था? यूनान से आया था। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था ना, सेल्यूकस का था। और इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। उस पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। उसके बाद दूसरे शासक हैं जिनके समय 2 राजदूत आए हैं, वो हैं बिंदुसार। और बिंदुसार के समय में सबसे पहले आया है डाइमेकस। डाइमेकस इस सीरिया के जो यूनानी शासक थे, सीरिया के जो यूनानी शासक थे उनके दरबार से आया था। और दूसरे थे डायोनीसियस या डायोनीसस। ये मिस्री राजा थे, टालमी फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय। मिस्र के राजा थे टालमी द्वितीय। इनका राजदूत था जो बिंदुसार के समय में आया था। प्रश्न क्या था? डायोनीसिस किसके आया था? उत्तर क्या है? बिंदुसार के। तो विकल्प 2 देखिए, इसमें आपको बिंदुसार स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। आपके इससे कॉन्सेप्ट भी बन रहे होंगे जो आपके परीक्षा में जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट रहता है तो परीक्षा में सवाल आता है तो कंफ्यूजन कम से कम होता है ना। जब आप परीक्षा में आपके पास जाएंगे, क्वेश्चन रट करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं, तो ऊपर नीचे होता है, ये वाला विकल्प सही है, दूसरा वाला विकल्प सही है। लेकिन जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा कि मौर्य काल में 3 राजदूत आए हैं, 2 राजाओं के समय आए हैं, एक आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय, 2 आए हैं बिंदुसार के समय। चंद्रगुप्त मौर्य वाला तो सबको याद ही है, मेगस्थनीज जिन्हें इंडिका लिखा है। अब इसमें आपको डायमेकस और डायनोसिस को समझ लेना है, आपका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। है कि नहीं? कितना आसान, कितना सरल है, आप समझो, सोचो इसको। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सब जानकारियां हमको कहां से मिली हैं। स्टेब्रो, प्लिनी, एरियन, इन सब के नाम आपने सुने होंगे जो यूनानी लेखक रहे हैं। स्टेब्रो के अनुसार सेल्यूकस ने वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त को क्या कह दिया था? अराकोसिया माने कंधार, पेरोपनिस्डई माने काबुल, एरिया माने हेरात और जेड्रोसिया माने मकरान तट का प्रांत दिया था। ये भी पूछा जाता है जब जो है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हुई थी तो उस संधि में कौन कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए, ये आपको लाइन पता रहेगी तो आप प्रांत को सही कर लेंगे कि नहीं? निश्चित तौर पर कर लेंगे। दिया साथ में मेगस्थनीज नामक
राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त किया। यह भारत पर नियुक्त होने वाला पहला राजदूत था। दूसरी बात, स्टेबरो बताता है कि सीरिया के यूनानी शासक था एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक दूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा। फिर प्लिनी ने उल्लेख किया है कि मिस्री नरेश फिलाडेल्फस तालमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में पाटलिपुत्र में डायोनीसियस नामक एक दूत भेजा था। अब आपके कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, कहीं कोई संशय की गुंजाइश आप में नहीं आएगी, आप एकदम सही करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रश्न नंबर 81 है, आगरा की स्थापना किसने की? विकल्प 1 है शाहजहां ने, 2 है अकबर ने, 3 है बहलोल लोदी ने, 4 है सिकंदर ने। तो आगरा की स्थापना किसने की? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पीजीटी में पहले आ चुका है, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1504 ईस्वी में राजस्थान के राजाओं के शासकों पर अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, एक बात, कारण क्या था, क्यों आगरा को स्थापना की गई? दूसरा, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए, कब? 1504 ईस्वी में किसने? सिकंदर लोदी ने। 1504 ईस्वी में किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की और इसे 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया गया। एक बात और जानना है कि जब वहीं आगरा की स्थापना किए हैं तो यहीं पर एक किला बनाया गया। क्या बनाया गया? किला बनाया गया। उस किले को कहते हैं बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला कहते हैं। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है, समझ गए? और स्थापना किसने? क्लियर हुआ निश्चित तौर पर। इसके लिए क्या करना है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट पीजीटी पर जाइएगा, वर्ष 2005 के चौथी क्लास के क्वेश्चन नंबर 97 में एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, समझ गए? आगे है प्रश्न 82 है, 82 नंबर, इक्ता क्या था? विकल्प 1 अभिजात की आय, 2 जमीन का टुकड़ा, 3 सेना, 4 शाही शिविर। अब इसको यह समझना है कि जब तुर्कों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की तो यहां पर देखा कि सामंती व्यवस्था है। सामंती व्यवस्था है, पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है, एक केंद्रीय सत्ता का अभाव है, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हैं। अब जो है इन छोटे छोटे राज्यों पर जो है नियंत्रण करना था। मान लीजिए केंद्र की सत्ता हमारी है, केंद्रीय सत्ता हो गई तुर्की सत्ता, तो इन छोटे छोटे राज्यों पर नियंत्रण करना है या इस सामंती व्यवस्था को खत्म करना है कि जिसमें जो है बहुत से राजा हैं, जिससे जो है एक राजा के प्रति जो है स्वामी भक्त नहीं हो पा रहे हैं, और जो दूर के क्षेत्र हैं दूरवर्ती, इन सब को समाप्त करने के लिए तुर्की शासन ने, तुर्कों ने क्या की? इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इतना समझ में आया? क्योंकि सामंती व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे थे, दूरवर्ती जो क्षेत्र था उस पर जो है प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे, इसलिए तुर्कों ने, तुर्क शासकों ने क्या किया? इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। अब आगे है कि इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? सर्वप्रथम किसने इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया? आप लोग जो पढ़ते हैं परीक्षाओं में तो इसका प्रारंभ किसने किया? तो आप लोग इल्तुतमिश तक जाते हैं, लेकिन इसका जो प्रारंभ है वो
गोरी ने किया था, क्योंकि आपको पता होगा कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी का इक्तादार बनाया था। अगर हांसी का इक्तादार मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश से तो पहले ही था शासक, तो इसकी शुरुआत मोहम्मद गोरी से माननी पड़ेगी। लेकिन इसको जो है एक निश्चित व्यवस्था के तहत प्रशासन की नीति बनाने का जो श्रेय है वह जाता है इल्तुतमिश को। अब आप समझिए, एक निश्चित सुव्यवस्थित प्रशासन की एक नीति है, जैसे गोद लेने की प्रथा को एक नीति बनाया गया था, या विलय की नीति बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था, या फिर आपने उस सहायक संधि की एक नीति। तो नीति तो प्रारंभ किसी और ने किया, लेकिन लागू किसी ने, जैसे डुप्ले ने शुरू किया था, बाद में उसके अंग्रेजों ने जो है बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। तो उसी तरह से शुरुआत तो मोहम्मद गोरी ने की है। किसने की है? शुरुआत तो मोहम्मद गोरी ने की है। एक बार जो है पहले जब पीसीएस में सब्जेक्ट हुआ करता था इतिहास, और एक जीएस का पेपर हुआ करता था, सब्जेक्ट और जीएस का, तो सब्जेक्ट में पूछा गया था और उसमें जो है इल्तुतमिश और मोहम्मद गोरी दोनों विकल्प में थे, और वह विकल्प मोहम्मद गोरी या मोहम्मद बिन साम लिखा था, वह सही था। समझ रहे हैं? तो इसको अगर समझिएगा, अगर आपकी जीएस में, आपकी पीजीटी में कहीं पर भी ये आए और जो है मोहम्मद गोरी विकल्प में रहेंगे, तो एकता की शुरुआत उसने किया था, लेकिन उसको एक सफल प्रशासन की नीति के रूप में आगे बढ़ाया था इल्तुतमिश ने। अब आगे की और बात समझा जाए इसको। आगे की बातें है कि जब सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर उनको नियंत्रण करना था, तो दूरवर्ती क्षेत्रों में सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। सैनिक अधिकारियों की नियुक्त की। अब इनको नियुक्त जब कर दिए तो वेतन देना पड़ेगा। वेतन के बदले एक निश्चित भूमि क्षेत्र दिए। एक निश्चित भूमि क्षेत्र दिए। यही निश्चित भूमि क्षेत्र क्या है? इक्ता है। ये जमीन का टुकड़ा है, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। एक निश्चित भूमि क्षेत्र है, यहां से जो वार्षिक आय होती थी, वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था, उससे इक्तादारों को वेतन दिया जाता था। अब मैं समझ रहा हूं कि इक्ता प्रणाली क्यों लाई गई, किसने प्रारंभ किया, और इसका मतलब कैसे जमीन का टुकड़ा होता है, भूमि का एक क्षेत्र होता है, ये आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ष 2009 में पूछा गया था, 5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 125 में देखिए, आपको और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 83 है, औरंगजेब ने जब 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, उसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? विकल्प 1 हुमायूं, 2 है अकबर, 3 है शाहजहां, चौथा है इनमें से कोई नहीं। उससे पहले 1582 ईस्वी में अकबर ने क्या किया था? सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। अवैध घोषित किया था, तथा एक किया था कि जबरन जो है सती ना करने का फरमान जारी किया था। सती ना करने का फरमान जारी किया था। इसलिए इसमें ऑप्शन 2 जो करेक्ट ऑप्शन है वो अकबर है।
उसके बाद 1663 में किसने किया? औरंगजेब ने किया। अब समझ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। आपकी एक परीक्षा टीजीटी में पूछा गया था, उसमें दोनों में अंतर क्या है उसको समझ लेते हैं। आइए, मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। उसके जबरदस्ती से विधवाओं के सती होने से रोकने के लिए फरमान जारी किया। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में एक अध्यादेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अधिकारियों को किसी भी महिला को जलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी बात हो। पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। इस तरह से अकबर ने सती प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया, जबकि औरंगजेब ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। इसके बावजूद भी औरंगजेब को सफलता नहीं मिली। सफलता कब मिली सबको पता है, 1829 में मिली और नियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अगर सती प्रथा के लिए कोई प्रेरित करता है या कोई जबरन कराता है तो उसको हत्या की संज्ञा दी गई। ये सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में निश्चित तौर पर पढ़े होंगे। आगे चलें। क्वेश्चन 84 है, चोल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजा के आदेशों को लिखना, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन, विकल्प 3 कर वसूलना, नंबर 4 है विकल्प इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने चोल प्रशासन में सम्राट के बारे में पढ़ा, ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ा, उसमें एक जो है सक्षम अधिकारी तंत्र भी था, ब्यूरोक्रेसी भी थी, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, तंत्र था, जिसमें 2 तरह के थे। अपर लेवल के ऊपरी श्रेणी के अधिकारी थे, निचली श्रेणी के अधिकारी थे। जो ऊपरी श्रेणी के ऊपर के थे, नीचे के, इनको कहते थे पेरुंदरम, और जो नीचे के श्रेणी थे उनको कहते शिरुंदरम, शिरुंदरम कहते थे। इसके अलावा चोल अभिलेखों उच्चाधिकारियों का वर्णन मिलता है जिनको उदयकोट्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? उदयकोट्टम कहते हैं। ये क्या होते थे? ये सदैव राजा के पास रहने वाले अधिकारी थे। नीलकंठ शास्त्री कहा बताते हैं कि इतिहासकार का नाम आपने सुना होगा, दक्षिण भारत के बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखा दक्षिण भारत पर। नीलकंठ शास्त्री ये कहते थे कि उदयकोट्टम क्या होते हैं? राजा के निजी सहायक होते थे। ये राजा तथा कर्मचारी तंत्र के मध्य संपर्क स्थापित करते थे और कर्मचारियों को राजा की क्या इच्छा है और किस तरह से शासन करना है इसके बारे में अवगत कराते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प देखेंगे तो इन सब से कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। जो 4th ऑप्शन है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए समझ लेते हैं। चोल प्रशासन में एक सुनिश्चित अधिकारी तंत्र था जिसमें विभिन्न दर्जे के पदाधिकारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों की कई श्रेणियां होती थी। सबसे ऊपर की श्रेणी को पेरुंदनम, नीचे की श्रेणी को शिरुंदनम पढ़े हम लोगों ने। लेखों में उच्च अधिकारियों को उदयकोट्टम है उदयकोट्टम कहा गया, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये राजा के निजी सहायक थे जो राजा तथा नियमित कर्मचारी तंत्र के बीच संपर्क का कार्य करते थे। उनका कार्य संबंधित विभागों के कर्मचारियों को राज्य की नीति बताना तथा राज्यों को प्रांतों की आवश्यकताओं से अवगत कराना था। समझ गए? राज्य के प्रबंध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती, किसकी? उदयकोट्टम की। नागरिक एवं सैनिक पदाधिकारियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। सिविल और मिलिट्री अधिकारी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमिखंड दिए जाते थे। चोल लेखों से पदाधिकारियों की कार्य प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। पता चलता है कि सम्राट जब किसी विषय पर निर्णय लेता था तो उससे संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित रहते थे। सर्वप्रथम ओलय, कभी पूछ लेगा ओलय क्या है?
ओलय नामक पदाधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। पहले प्रपोजल तैयार करता था, उसकी जांच ओलय नायगम, ओलय ने तैयार किया कच्चा मसौदा। जांच किसने की? ओलय नायगम नामक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाती थी। तत्पश्चात इस आदेश को अस्थायी पंजिकाओं में लिपिबद्ध कर संबंधित विभागों को पहुंचा दिया जाता था। अधिकारी तंत्र के बारे में इतनी जानकारी चोल अभिलेखों में मिलती है। अब आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे जो हम लोग बात कर रहे थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर है 85। विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? विकल्प 1 है देवराय प्रथम, 2 है हरिहर, 3 है कृष्णदेवराय, 4 है हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, आप सबको लगभग पता ही होगा। तो संगम थे, संगम के 5 पुत्र थे, उसमें से 2 पुत्र ने 1336 ईस्वी में, 2 पुत्र का नाम था हरिहर एवं बुक्का। और ये देखिए विकल्प नंबर 4 जो इसका सही विकल्प है, इसमें क्या लिखा? हरिहर और बुक्का, यही करेक्ट ऑप्शन है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की किसने की? हरिहर और बुक्का ने। इससे पहले ये कहां थे? ये वारंगल के काकतीयों के सामंत थे। पहले ये वारंगल के काकतीय के सामंत थे। उसके बाद ये जो है काम्पिल्य में मंत्री बने, काम्पिली है उसके मंत्री बने, काम्पिली के मंत्री थे। अब हुआ क्या थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जिसको एमबीटी हम लोग शार्ट में कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में बहुत विद्रोह हो रहे थे। एक विद्रोह किया था बहाउद्दीन गुरशस्प ने। किसने किया था? बहाउद्दीन गुरशस्प ने। और विद्रोह करने के बाद जब इसका पीछा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया तो काम्पिली भाग गया। जब एक काम्पिली आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली को बहुत विनाशक तरीके से रौंदा, मतलब आक्रमण किया। और उसी दौरान ये जो मंत्री थे हरिहर और बुक्का, इनको अपने साथ बंदी बना के ले गया। इन्होंने वहां पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में आप लोगों को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में अनवरत विद्रोहों की कड़ियां शुरू हो गई, तो उन्होंने दक्षिण के विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को भेजा। जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर थे संत गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के हरिहर और बुक्का ने जो है इस्लाम धर्म त्याग करके फिर से हिंदू धर्म स्वीकार किया। और विद्यारण्य, एक बार क्वेश्चन पूछा गया किसकी प्रेरणा से? विद्यारण्य एवं वेदों के भाष्यकार थे, वेदों के भाष्यकार सायण। विद्यारण्य और वेदों के भाष्यकार सायण और विद्यारण्य, इनकी प्रेरणा से हरिहर और बुक्का ने कब 1336 ईस्वी में कहां पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर की स्थापना की। इसमें प्रश्न एक तो ये पूछा जाता है कब हुआ, किसने किया, इससे पहले वो क्या थे, किसकी प्रेरणा से किया, और किस नदी के किनारे विजयनगर अवस्थित है। बहुत बार पूछा गया है, तुंगभद्रा नदी आप याद रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए पीजीटी प्लेलिस्ट पर वर्ष 2004 के 4th क्लास के क्वेश्चन नंबर 78 में इसको जाकर देख लीजिए। अगला है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? विकल्प 1 है ऐबक, 2 है इल्तुतमिश, 3 है मोहम्मद गोरी, 4 है बलबन। हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। और इसने अपने पूरे जीवन में मलिक की उपाधि धारण की थी, इन्हें सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया।
और वो दिल्ली आया ही नहीं अपनी राजधानी को लेकर के, वो लाहौर से अपनी शासन सत्ता चलाता रहा, वहीं मरा है, वहीं लाहौर में दफनाया गया है। ठीक, उसके बाद जब सुल्तान बने हैं इनका 6 से 1210 तक इल्तुतमिश, 1211 से 36 तक इन्होंने पहला काम क्या किया, 1211 में राजधानी को दिल्ली लाया लाहौर से। एक प्रश्न बनता है आपकी परीक्षाओं में, किस सल्तनतकालीन सुल्तान ने दिल्ली को राजधानी बनाया? उत्तर क्या आएगा? इल्तुतमिश। एक तो स्पष्ट राजधानी मिली, दूसरा क्या हुआ, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा क्या नाम था? अल मुस्तसिर, इन्होंने वैधता प्रदान की। इन्होंने क्या किया? वैधता प्रदान की दिल्ली सल्तनत को, और दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया। स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया। बगदाद के खलीफा से क्या हुआ? इनको वैधता मिली, इनकी स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया गया इल्तुतमिश को। साथ में इल्तुतमिश ने पहला शासक था, प्रथम शासक था जिसने वंशानुगत राजसत्ता को वंशानुगत करने का प्रयास किया। इन्हीं सब आधारों पर ये कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश था, इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। एक बात यह है कि एक इतिहासकार है आरपी त्रिपाठी, नाम सुना होगा आरपी त्रिपाठी। इन्होंने कहा भारत में जो है मुस्लिम प्रभुसत्ता की शुरुआत इल्तुतमिश से होती है, और आपकी परीक्षा में इसी पीजीटी में पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता की शुरुआत इल्तुतमिश से होती है, किसका कथन है? यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं आपको, और इसको और देखना है तो प्लेलिस्ट पीजीटी पे जाइए, वर्ष 2003 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 43 पर देख लीजिए। ठीक, अगला है प्रश्न 87, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? विकल्प 1 है चंद्रगुप्त, 2 है श्रीगुप्त, 3 है रामगुप्त, 4 है घटोत्कच। तो प्रथम शासक की बात कर रहा है तो श्रीगुप्त को इनका आदि संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 275 ईस्वी से 300 ईस्वी इनका काल माना जाता है, कालखंड। इसके बाद इनके पुत्र घटोत्कच का काल है, यद्यपि ये लोग लिच्छवियों के सामंत रहे हैं, जिनका 300 ईस्वी से 319 ईस्वी का कार्यकाल माना जाता है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, और गुप्त सत्ता का, गुप्त वंश का चरमोत्कर्ष, फिर समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, इन सब से आगे बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 2 श्रीगुप्त है। थोड़ा सा विवाद है, उसको भी समझ लेते हैं। गुप्तकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, किंतु स्मिथ है, एलन व केपी जायसवाल का विचार है कि गुप्तों के आदि पुरुष गुप्त था। आदि श्रीगुप्त ना होकर क्या था? गुप्त था। उसके नाम के साथ श्री शब्द सम्मानार्थक जोड़ा गया, अतः गुप्त वंश का संस्थापक का नाम गुप्त ही अधिक प्रमाणित होता है। श्रीगुप्त ने लगभग 275 से 300 ईस्वी तक राज्य किया। श्रीगुप्त के मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र घटोत्कच 300 से 319 तक बना। घटोत्कच भी अपने पिता के समान सामंत शासक ही था, जो लिच्छवियों के अधीन था। अगर ये पूछे किसके अधीन थे लोग, तो लिच्छवियों के थे, ये आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है?
विकल्प 1 है दीवाने आम, 2 है पंचमहल, 3 है दीवाने खास, 4 है शीश महल। इसमें से कौन सा भवन है, कह रहा है कि जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 है शीश महल है, जो शीशे से निर्मित महल है। ये बना था लाहौर के किले में। लाहौर का किला कहाँ था? ये था पाकिस्तान में था। और किसने बनवाया लाहौर के किला को? अकबर ने बनवाया है। इतना तक क्लियर हुआ। लेकिन अब अगली बात आप और समझिए, इस लाहौर के किले में शीश महल का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, बल्कि उसके पौत्र शाहजहां ने करवाया था। बना तो लाहौर के किले में है, लेकिन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। इसके अतिरिक्त आगरा के किले में शीश महल बना है, उसको भी शाहजहां ने ही बनवाया है। समझ रहे हैं? तो शीश महल तो शाहजहां ने बनवाया है, ये प्रमाणित होता है। इसमें विकल्प 4 सही है। आइए देख लेते हैं। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया, इसमें शीश महल शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया। शीश महल के दीवारों और छतों पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े जड़े गए हैं, जिनसे दिया या रोशनी के सामने झिलमिलाहट होती है। शाहजहां द्वारा आगरा के किले में भी शीश महल बनवाया गया। क्लियर हो गया? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे प्रश्न 89, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में से कौन सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? 1 है अहदी, 2 है बरगीर, 3 है दाखिली, 4 है इनमें से कोई नहीं। मुगल जो सेना थी उसमें 2 तरह के सैनिक हैं। ये विभाजन किया गया है नियुक्ति और कार्य क्षेत्र के आधार पर। किनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्य कहां पर है, किसके अधीन कार्य करते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं अहदी सैनिक, दूसरे को कहते हैं दाखिला सैनिक। इतना समझ में आया कि अगर नियुक्ति कौन कर रहा है, कहाँ काम कर रहे हैं, अगर इसके आधार पर देखा जाए तो 2 तरह के हैं सैनिक, एक अहदी है, एक दाखिला है। ये जो अहदी सैनिक हैं इनकी नियुक्ति करता है बादशाह करता है, और वेतन इत्यादि सब कुछ बादशाह द्वारा दिया जाता है। ये बादशाह के अंगरक्षक के रूप में काम करते हैं। इनको उच्च वेतन प्रदान किया जाता है, सबसे ज्यादा वेतन इनको ही मिलता है। दूसरे हैं दाखिला सैनिक, इनकी नियुक्ति बादशाह, नियुक्ति राज्य द्वारा, वेतन व साजो सामान राज्य द्वारा, लेकिन एक काम करते हैं मनसबदारों के निर्देशन पर, मनसबदारों के निर्देश पर इनको इसके बाद मनसबदारों को दे दिया जाता है, वहां पर कार्य करते हैं। अहदी और दाखिला में अंतर है, ये राजा के पास ही बादशाह के पास ही रहते हैं, उनके अंगरक्षक के रूप में काम करते हैं। कभी कभी जो है बादशाह इनको मनसबदारों के पास भेज सकता है, ये बादशाह की इच्छा पर है। लेकिन ये जो दाखिला होते हैं इनको तो निश्चित तौर पर मनसबदारों के सेवा में जाना ही पड़ता था, और ये जो अहदी सैनिक हैं इनको सर्वाधिक वेतन दिया जाता था। इसलिए इसमें विकल्प 1 अहदी जो है सही है। आइए इसको समझते हैं, बरगीर को भी समझते हैं, पैदल सेना को भी समझते हैं। आइए, अहदी सैनिक बादशाह द्वारा उच्च वेतन पर बादशाह द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। बादशाह के वालाशाही माने अंगरक्षक होते थे। इनकी नियुक्ति, वेतन, वस्त्र, घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इन्हें एक अलग अमीर और बख्शी के अधीन रखा जाता था। अहदी सैनिकों को बादशाह कभी कभी किसी मनसबदार की सेवा में भी नियुक्त कर सकता था। दाखिली या दाखिला पूरक राज द्वारा नियुक्त होते थे।
इनका वेतन भी राज्य देता था, परंतु दाखिला सैनिक मनसबदार के नेतृत्व में कार्य करते थे। ये अनिवार्य था कि उन्हीं के अंडर में काम करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पैदल सेना, मुगल सेना की सबसे बड़ी शाखा। अगर पूछेगा कि मुगल सेना में सर्वाधिक सैनिक किसमें थे, सबसे बड़ी शाखा कौन सी थी, पैदल सेना की थी। मुगलों की पैदल सेना में दो प्रकार के सैनिक यहाँ भी मिले, एक है अहसाम सैनिक, दूसरे हैं सहबंदी सैनिक। अगला प्रश्न हो सकता आसाम और सहबंदी से पूछ ले। इसमें कौन कौन आते थे? आसाम में बंदूकची, शमशीरबाज, तलवारबाज आते थे, जो तीर, कमान, भाला, तलवार और कटार आदि हथियारों का प्रयोग करते थे। आसाम सैनिक और सहबंदी सैनिक रसद सामग्री की व्यवस्था करते। जब सेना का पैदल सेना पूरा चल रही है, रसद की भी जरूरत पड़ेगी, लड़ने वालों की जरूरत पड़ेगी। आसाम सैनिक मुख्यतः लड़ने वाले सैनिक थे। सहबंदी सैनिक जो थे वो व्यवस्था करने वाले, रसद की व्यवस्था करते थे। अगला है अश्वारोही सेना, मुगल सेना का प्राण था। प्राण कौन होता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके न रहने पर शरीर समाप्त हो जाती है ना, जिसके न रहने पर राज्य समाप्त हो जाता है, उस तरह का मामला था अश्वारोही सेना। और एक घुड़सवार सैनिक होते थे, और ये दो प्रकार के थे। देखिए बरगीर, इन्हें सारा साज सामान राज्य की ओर से दिया। ऐसे मतलब घुड़सवार सैनिक जिनको सब कुछ है, A to Z सामान राज्य के द्वारा दिया जाए, तो वो बरगीर थे। दूसरे शिलेदार थे। शिलेदार, इन्हें सारे साज सामान, घोड़ा, अस्त्र की व्यवस्था स्वयं करना होता था। इन्हें केवल युद्ध के अवसर पर ही नियुक्त किया जाता था। इनका वेतन बरगीर से अधिक होता है ना। एक तो परमानेंट, मान लीजिए बरगीर को परमानेंट होते हैं, दूसरे आवश्यकता पड़ने पर रखे जाते हैं, वो शिलेदार थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य घुड़सवार होते थे। कभी पूछ ले दुअस्पा क्या है? वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े होते थे। सिंह अस्पा क्या है? जिसके पास 3 घोड़े होते थे। निम्न अस्पा क्या है? 2 सैनिकों के बीच में 1 घोड़ा होता था। एक सैनिक घोड़े से युद्ध लड़के आ गया तो दूसरा सैनिक उस घोड़े को लेकर जाता था। इससे कार्यकुशलता कम होती थी, घोड़ा थका होता था, तो उस तरह से युद्ध नहीं लड़ पाता था ना, उस तरह से भाग दौड़ नहीं कर पाता था। सेना की कार्यकुशलता को पूर्ण रूप से बनाए रखने के लिए अकबर ने दहबिस्ती का नियम बनाया। पूछेगा दहबिस्ती का नियम क्या है? जिसके से प्रत्येक सैनिक के लिए 2 घोड़े रखना अनिवार्य था। यह नियम जिसमें यह कहा जाए प्रत्येक सैनिक कम से कम 2 घोड़े रखेगा, कंपलसरी है कि 2 घोड़े रखने पड़ेंगे, जो अकबर ने शुरू किया था, उसे कहते हैं दहबिस्ती का नियम। निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर है 90। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? विकल्प 1 मियां की तोड़ी राग, 2 है रुद्र वीणा, 3 है दरबारी कनाड़ा, चौथा है इनमें से सभी ना। तो तानसेन के बारे में आपको पता है, ये कहाँ के थे? ग्वालियर के। एक बात ये आपको पता है। दूसरा ये पता है कि अकबर के 9 रत्नों में एक थे ना, जो 9 रत्न थे उनके, उसमें एक थे ये भी। इनका जो मूल नाम था, मूल नाम तो क्या था? रामतनु पांडे था। और इसे अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, कंठाभरण बाणी विलास। क्या उपाधि दी थी? कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि दी थी। इन्होंने जो है रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। रुद्र वीणा की खोज की। साथ में बहुत से राग है, जैसे मियां की तोड़ी हो गया, दरबारी कनाड़ा हो गया, और मियां का सारंग हो गया, मेघ मल्हारी हो गया, भैरवी हो गया,
इस तरह से कई रागों का आविष्कार किए थे। इसमें ए है, ए भी सही है, ए भी सही है, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसमें सही है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि और स्पष्टता हमारे मन में आए, हमारी स्मृतियों में तरोताजा रहे। अकबर के 9 रत्नों में एक तानसेन थे, इनका मूल नाम राम तनु पांडे था, बात हुई। इस्लाम स्वीकार करने के बाद इनका नाम पड़ा मोहम्मद अता अली खां। कभी पूछ लेगा इस्लाम धर्म स्वीकार किया था तानसेन ने, अभी ये नहीं पूछा है तो ये आपको पता रहेगा तो आप सही कर लेंगे, मोहम्मद अता अली खां। अकबर ने इन्हें कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि दी। ग्वालियर का तानसेन सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस का अनुयायी था। सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस के अनुयायी थे। इन्हीं की प्रेरणा से उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ईरानी संगीत की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की? मोहम्मद गौस से, सत्तारी सिलसिले वाले। तानसेन वृंदावन के संत हरिदास का शिष्य था। हरिदास ही उसके मुख्य संगीत गुरु थे। ये पूछा गया है किसी परीक्षा में, तानसेन के गुरु कौन थे? यूपी की कोई परीक्षा उसमें पूछा गया है। तो जो प्रश्न बनते हैं वो पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हर जगह घूमते रहते हैं ना। परीक्षा में पेपर सेट करने वाले भी बहुत मेहनत ना करके देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं, वहां से उठा करके पूछ भी लेते हैं कभी कोई, इसलिए आपको पता रहे। मुख्य संगीत गुरु थे। तानसेन ने ग्वालियर में मानसिंह द्वारा स्थापित संगीत विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अकबर ने 1563 में तानसेन को रीवा या कलिंजर, ये स्पष्ट नहीं है रीवा के राजा से या कलिंजर के राजा रामचंद्र के दरबार से लाने हेतु जलालुद्दीन कुर्ची को कलिंजर भेजा था। तानसेन की उपाधि उन्हें किसने दी, यह भी विवादास्पद है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्वालियर के राजा द्वारा उनको तानसेन की उपाधि दी गई, कुछ लोग कहते हैं कि बांधवगढ़ के राजा द्वारा उनको तानसेन की उपाधि दी गई। राम तनु को तानसेन कैसे बनाया गया, इस पर भी दो तरह के मत हैं। अबुल फजल के अनुसार तानसेन जैसे संगीतज्ञ 1000 वर्षों में भी नहीं हुए। अगर कभी ये लाइन दे देगा किसने कहा है तो आपको निश्चित तौर पर पता रहेगा। रुद्र वीणा की खोज ना, मियाँ की तोड़ी राग, दरबारी कडाना राग, मियाँ की मल्हार राग, मियाँ की सारंग राग, दीपक राग, मेघ मल्हार राग, भैरवी रागों का आविष्कार तानसेन ने ही किया है। अब समझ गए तानसेन ने कितनी रागें गाई हैं, किसका आविष्कार किया है, निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, आयंगर थे, विकल्प 1 है जिले, नंबर 2 है 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांव का प्रशासन देखता था। तीसरा था 12 अधिकारी जो प्रांतीय प्रशासन देखते थे। चौथा है विजयनगर राज दरबार में मंत्रियों की परिषद। जैसे दक्षिण में चोल अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे, उसी तरह से विजयनगर में जो ग्रामीण प्रशासन था वह 12 अधिकारियों के समूह द्वारा चलाया जाता था। इसलिए विकल्प 2 इसका सही विकल्प है। 12 अधिकारियों के समूह जो विजयनगर साम्राज्य के गांव का प्रशासन देखते थे। इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी, केंद्र द्वारा नियुक्त होते थे, इनको बहुत से अधिकार प्राप्त थे। आइए उन सबको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। इन 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को अयंगार कहा जाता था, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। विजयनगर के ग्राम प्रशासन की मुख्य विशेषता अयंगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय अधिकारियों नियुक्त किया जाता था। अयंगरों के पद आनुवंशिक होते थे, वह अपने पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। उन्हें वेतन के बदले में लगान और कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, जिसको मान्या भूमि कहते हैं। पूछ लेगा, जैसे चतुर्वेद मंगलम पूछता है कैसी भूमि, उसी तरह से पूछ लेगा मान्या क्या है ना। तो आपको पता होना चाहिए कर मुक्त भूमि है, लगान मुक्त भूमि है। इन आयंगरों की जानकारी के बिना संपत्ति स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या भूदान, भूमि का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता था। ये समझ रहे हैं ना, आयंगर व्यवस्था विजयनगर के समय की प्रमुख व्यवस्था है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग था। नग माने एक पार्ट है,
यह किसका कथन है? विकल्प 1 है फर्ग्यूसन का, 2 है पर्सी ब्राउन का, 3 है मार्शल का, चौथा है विंसेंट स्मिथ का। अब आप समझो अलाई दरवाजा के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले ये है कहाँ? कुतुब मीनार है ना, मीनार के पास में, कुतुब मीनार के पास में है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद ये किसने बनवाया था? ये परीक्षा में आपके पूछा भी गया है। प्रथम मस्जिद के रूप में जाना जाता है सल्तनत काल में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका विस्तार करवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसमें 3 दरवाजे बनवाए, और जो दक्षिण दिशा का दरवाजा था, दिशा वाला, उसको कहते हैं अलाई दरवाजा। और इसी अलाई दरवाजा के विषय में मार्शल महोदय ने, ये विकल्प 3 इसमें सही है, मार्शल महोदय ने कहा अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। किसने कहा था? मार्शल महोदय ने। आइए इसको देख लेते हैं। कुतुब मीनार के पास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार करके 3 नए दरवाजे बनवाए, जिसमें दक्षिण दिशा में अलाई दरवाजा था। अलाई दरवाजा 1311 में पूर्ण हुआ। इसमें बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता था। मार्शल ने इसे इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग कहा। किसने कहा? मार्शल महोदय ने पूछा है। अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य का सुंदरतम एवं सर्वोत्कृष्ट नमूना है। अगर ये पूछ ले प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य का सुंदरतम और सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन है, उत्तर में आपको अलाई दरवाजे पर आ जाना है। क्लियर हुआ? कोई समस्या कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा, उसका समुचित उपचार किया जाएगा। अलाई दरवाजा में एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक विधि से बनाया गया पहला गुंबद है। वैज्ञानिक विधि से बनाया गया पहला गुंबद किसमें पाया जाता है? तो अलाई दरवाजे में पाया जाता है। सर्वप्रथम इसी स्थापत्य में घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग किया गया। दूसरे, यही वह पहला भवन था जो तिकोने डाट पत्थरों के आधार पर निर्मित है। क्लियर? चलते अगला क्वेश्चन नंबर है 93 है। तारीख हिंद पुस्तक लिखी है। विकल्प 1 है अबुल फजल, 2 है अमीर खुसरो, 3 है अमीर हसन, 4 है अल बरूनी। तारीख हिंद को कहते हैं किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। इसी कहते हैं तहकीकात उल हिंद या तहकीक उल हिंद। इसी को कहते हैं मिन मकाला। क्या कहते हैं? मिन मकाला। इसी को कहते हैं 11वीं शताब्दी का दर्पण, दर्पण कहते हैं। इसकी रचना किया है अबू रेहान अल बरूनी ने। विकल्प 4 में है, इनकी रचना है। और यह है अरबी में। किसमें है? अरबी में है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन अनुवाद किया है एडवर्ड सचायू ने। इसका हिंदी में और बंगला भाषा में भी अनुवाद हुआ है। तो आपको समझ में आया? आइए और महत्वपूर्ण बातें अल बरूनी और तहकीक हिंद या तारीख हिंद के बारे में समझ लेते हैं। किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी है। इस पुस्तक को तारीख हिंद या तहकीक हिंद या मिन मकाला तथा 11वीं शताब्दी के दर्पण भी कहा जाता है। अरबी में किताबुल हिंद, अरबी से किताबुल हिंद जो अरबी में लिखी गई है, अनुवाद एडवर्ड सचायू ने किया। वहीं हिंदी में शांताराम ने 1926 में, रजनीकांत शर्मा ने 1967 में किया। ABM हबीबुल्लाह इतिहासकार हैं, बंगला भाषा में इसका अनुवाद किया है। अल बरूनी का उपनाम था अबू रेहान। उसे विद्यासागर तथा प्रथम मुस्लिम भारतविद, इंडोलॉजिस्ट
की उपाधि प्राप्त है। अबू रेहान उसका उपनाम था, लेकिन विद्यासागर और प्रथम क्या है मुस्लिम भारतविद इंडोलॉजिस्ट की उसको उपाधि प्राप्त थी। महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म को जीतने के बाद उसे बंदी बनाया। बाद में महमूद ने उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया। वह 1018 से 19 ईस्वी महमूद के साथ भारत आया। अलबरूनी भारत में 10 वर्ष रहा और 1930 में, अगला प्रश्न बनेगा किताबुल हिंद कब लिखा था, तो 1030 में, 1930 नहीं, कितना है 1030 में लिखा। अलबरूनी में महमूद के पुत्र मसूद से भी राजकीय संरक्षण प्राप्त किया। वह एक दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सक एवं ज्योतिषविद था। अब इसको समझिए, इसके डायमेंशंस को समझिए, वेरिएशन को समझिए। दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सक, ज्योतिषविद था। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखा, गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। वह ईरानी, सीरियाई और संस्कृत का ज्ञाता था। उसने पतंजलि के योग वशिष्ठ का अरबी में अनुवाद किया। इसको जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग वशिष्ठ का पतंजलि के अरबी में किसने अनुवाद किया? और पहला मुसलमान जिसने संस्कृत को सीखा। ये प्रश्न बन चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए आपको अपनी परीक्षा को पास करने के लिए, जो आप निश्चित तौर पर पास करेंगे, ये सब आपको पता रहेगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 94। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया? विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक, 2 है बलबन, 3 है मोहम्मद बिन तुगलक, 4 है अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता के बिना तो पीजीटी का पेपर ही नहीं पूरा हो पाता है। कितनी बार पूछा गया है? 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को निवासी, एक बार पूछा गया है कि मोरक्को निवासी, और विकल्प था उत्तरी अफ्रीका ना, मोरक्को नहीं दिया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आया है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी बनाया है। कहाँ का काजी? दिल्ली का काजी बनाया है। फिर उसने चीन एक दूत मंडल के साथ भेजा है। कहाँ भेजा है? चीन भेजा है, उसको दूत मंडल के साथ में भेजा है। और उसने एक पुस्तक लिखी है, फेमस है, रेहला। एक बार पूछा, कई बार पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक लिखी है। फिर एक बार पूछा गया है किस भाषा में लिखी है, तो अरबी में भी है। रेहला भी किस में लिखी गई है? अरबी में लिखी गई है। किसके शासनकाल में आया था? एमबीटी ने काजी बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन 2 इसमें सही है। कई बार आया है, आप देख लीजिए इसको पीजीटी प्लेलिस्ट में जाकर के 2003 में, 2004 में, 2009 में, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा जितनी भी चीजें उसके संबंध में है। प्रश्न है 95 है। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? नंबर 1 पल्लव, नंबर 2 चोल, नंबर 3 चालुक्य, नंबर 4 पांड्य। क्या होगा? नटराज मूर्ति क्या है? शिव की नृत्य मुद्रा में, तांडव मुद्रा में जो मूर्ति होती है वो नटराज की मूर्ति कहलाती है। और ये तंजौर में है मिली, एक कांसे की है, कांसे की है। और ये बनी है चोल राजाओं के काल में, इसलिए विकल्प 3 इसमें क्या है? चोल सही है। आइए इसको देख लेते हैं। तंजौर की नटराज मूर्ति चोल वंश के समय की कला की धरोहर मानी जाती है। विशेष रूप से यह मूर्ति राजराज प्रथम या उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम के काल की मानी जाती है। यह मूर्ति कांसे की बनी है और लुप्त मोम विधि से तैयार किया गया है। इस मूर्ति में भगवान शिव को नटराज नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है, जो आनंद तांडव नामक नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, जो सृष्टि, संरक्षण एवं संहार के प्रतीक हैं। चिदंबरम से प्राप्त नटराज मूर्ति, जो ये तो तंजौर की हो गई, जो चिदंबरम में मिली है वहां पर चोल नरेश राजराज प्रथम की मूर्ति भी ढाली गई है। नटराज की मूर्ति के साथ में राजराज प्रथम की भी मूर्ति है जो चिदंबरम से मिली है। चोल शैव भक्त थे,
शिव के संबंध में बहुत कुछ है उनकी कलाओं में, समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 96 है, शेर शाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है। नंबर 1 धार्मिक सहिष्णुता, नंबर 2 धार्मिक असहिष्णुता, नंबर 3 है विकल्प जजिया कर को पुनः शुरू करना, नंबर 4 है अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता। ये अभी आपका जो 2009 का हम लोग पेपर कर रहे थे तो उससे एक कॉपी किया गया है, उसमें धार्मिक सहिष्णुता का विकल्प यही सही है। इसकी व्याख्या आप वहां से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीजीटी 2009 में तीसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 60 पर है, वहां देखिएगा, वहां पर व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। विकल्प 1 है कर्नल टाड, 2 है एल श्रीवास्तव, 3 है श्री राम शर्मा, 4 है बेनी प्रसाद वर्मा। तो इसमें विकल्प 1 कर्नल टाड सही है। राजपूत के इतिहास पर कर्नल टाड वाला विकल्प लगभग सही होता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका मतलब होता है राजस्थान का इतिहास एवं पुरावशेष, इसका मतलब होता है। एनल्स एंड एंटीक्विटी बुक का नाम है उनके, जिसका हिंदी में मतलब ये होता है। इसी में उन्होंने लिखा है राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता थे, फर्स्ट टाइम थे जो राजपूतों को अपने अधीन में लाने में समर्थ और सक्षम हुए थे। यह बात जो है कर्नल टाड ने कही है। आइए कुछ और चीजें हैं राजपूतों और अकबर के संबंध में, उनको समझ लेते हैं जो आपके परीक्षा में उपयोगी हैं। 1562 ईस्वी में जब अकबर अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम जा रहा था, अक्सर अकबर जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाया करता था, तो सांगनेर नामक स्थान पर आमेर के कछवाहा शासक थे बिहारी मल, जिसको भारमल ने अकबर से मदद मांगी। यही वह पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसे 5000 का मनसब मिला था। उसने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से सांभर में संपन्न किया। किसी राजपूत राजकुमारी के साथ अकबर का यह प्रथम विवाह था। हरखाबाई को बाद में मरियम उज्जमानी कहा गया, संसार की मां की उपाधि दी गई। सलीम जो है इनकी संतान थी मरियम उज्जमानी की। अकबर ने अपनी हिंदू पत्नियों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। जोधाबाई के महल में राम और हनुमान की आकृतियों का अंकन हुआ था। उसके पश्चात अकबर ने बीकानेर के राय कल्याणमल एवं जैसलमेर के हर राय के राजपूत वंश में विवाह किया था। उसने भारमल को आगरा का प्रभारी बनाया तथा गुजरात अभियान के समय आगरा का प्रभारी बनाया था। अकबर ने उसके पुत्र भगवान दास को लाहौर का संयुक्त सूबेदार सईद खां के साथ फिर अकेले बनाया। भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से हुआ। उसके पुत्र मान सिंह को 7000 की मनसबदारी दी गई। अकबर ने प्रशासन में कछवाहा राजपूतों को वरीयता दी। इस प्रकार से अकबर की राजपूत नीति सफल रही। उसने हिंदुस्तान की तलवारी भुजा कहे जाने वाले राजपूतों के अहम को संतुष्ट कर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। मुगल साम्राज्य के प्रबल विरोधी को साम्राज्य के सहायक उपकरण में तब्दील कर दिया। इसी कारण कर्नल टाड ने अकबर को राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम विजेता घोषित किया। यह बात अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है, जिसका मतलब होता है राजस्थान का इतिहास और पुरावेश या पूरा अवशेष। समझ गए? आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर है 98 है, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? प्रश्न विकल्प 1 है उर्दू, 2 है अरबी, 3 है फारसी, 4 है हिंदुस्तानी। अकबरनामा आपको पता है किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। तो पहले प्रश्न पूछा भी जा चुका है और इसके 3 भाग हैं और इसका जो तीसरा भाग है उसको कहते हैं आइन ए अकबरी। इस तरह से आइन ए अकबरी और अकबरनामा दोनों के लेखक कौन हुए? अबुल फजल अल्लामी हुए और यह लिखा गया फारसी में, इसलिए विकल्प 3 इसमें फारसी जो है करेक्ट विकल्प है इसका। और इसको जाकर के आपके प्लेलिस्ट में 2005 के तीसरी क्लास की क्वेश्चन नंबर 73 में देख लीजिएगा, स्पष्टता आपकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 99 है, तुर्की या तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? नंबर 1 अरबी, नंबर 1 उर्दू है विकल्प, नंबर 2 अरबी है, नंबर 3 हिंदुस्तानी है, नंबर 4 क्या है? फारसी में है। तो तुर्कों के आगमन के बाद में भारत में जो है फारसी की शुरुआत हुई है, इसलिए इसमें विकल्प 4 फारसी वाला विकल्प सही है। आइए देखते हैं। भारत में फारसी भाषा का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इनको एक नवीन रूप दिया गया। यह प्रारंभ में शासक वर्ग और अमीर वर्ग की भाषा थी, उन्हीं लोगों ने इसको संरक्षण प्रदान किया। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात फारसी को राज्य भाषा का स्थान प्रदान किया गया। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, फारसी को राजभाषा का स्टेटस दिया गया। इस प्रकार दिल्ली तथा उसके आसपास के स्थानों में फारसी का प्रचार बढ़ने लगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात बहुत से मुस्लिम सूफी, कवि, दार्शनिक भी बाहर के देशों से, बाह्य देशों से आकर दिल्ली तथा उसके अधीन नगरों में निवास करने लगे और फारसी में इतिहास की, धर्म की, सूफी संतों द्वारा सूफिज्म की बहुत सी पुस्तकों की रचना हुई है और बहुत सी पुस्तक जो संस्कृत की थी उनका जो है ट्रांसलेशन भी हुआ है, अनुवाद भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस बात को माना जा सकता है कि फारसी भाषा जब तुर्कों के बाद आगमन के बाद से, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद से उसका विकास हुआ है। ठीक, प्रश्न संख्या 100 है। आज का अंतिम प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? विकल्प 1 है स्मिथ, 2 है पर्सी ब्राउन, 3 है एल्फिंस्टन, 4 है मार्शल। तो आपको पता है 1526 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, क्या नाम है उस युद्ध का? सबको पता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें बाबर की विजय के बाद भारत में विजय के बाद भारत में स्थापत्य कला की एक नवीन शैली का उदय हुआ, उसको कहते हैं मुगल स्थापत्य शैली, या उससे दूसरा नाम क्या कहते हैं? इंडो पर्शियन स्थापत्य कला शैली, या उसे एक और नाम से जानते हैं इंडो सार्सेनिक स्थापत्य कला शैली। इंडो पर्शियन नाम इसका जो है, इंडो पर्शियन नाम स्मिथ ने दिया था, इतिहासकार स्मिथ ने इसको इंडो पर्शियन कहा था। और पर्सी ब्राउन ने कहा था कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक है, इसलिए विकल्प 2 पर्सी ब्राउन इसमें सही विकल्प है। आइए इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। बाबर की विजय के बाद स्थापत्य के क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसे मुगल स्थापत्य शैली, इंडो पर्शियन स्थापत्य कला या इंडो सार्सेनिक स्थापत्य शैली कहा गया।
इतिहासकार स्मिथ ने मुगल स्थापत्य शैली को इंडो पर्शियन शैली कहा। पर्सी ब्राउन ने मुगल कला को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा, जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना गया है। और स्मिथ ने कला की रानी कहा। अगला प्रश्न बनेगा कि मुगल स्थापत्य शैली को कला की रानी किसने कहा? स्मिथ आएंगे। हैवेल महोदय ने कहा मुगल स्थापत्य कला भारतीय स्थापत्य कला के आदर्शों की पुनरावृत्ति है। जो भारतीय कला के आदर्श थे उसी को मुगल वास्तुकला में रिपीट किया गया है, उसका पुनरावृत्ति है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है पीजीटी 2010 के इतिहास विषय के आए हुए प्रश्नों पर 4 क्लास कर ली है। 1 क्लास और बाकी है जो हम अतिशीघ्र करेंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। वो आप देंगे लाइक और कमेंट के माध्यम से। आपके फीडबैक के आधार पर हम अपनी शैली, अपने पढ़ाने के तरीके, अपने कंटेंट में सुधार करेंगे ताकि इसको और अधिक से अधिक परीक्षा उपयोगी बनाया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।